नमस्कार। कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम सागर में हैं और मध्य प्रदेश के सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर, मध्य प्रदेश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी हमारे साथ हैं। और वन परिक्षेत्र से गुजरने वाली राहतगढ़ क्षेत्र की एक सड़क है, ज्वाला देवी का वहाँ एक बड़ा सिद्ध और प्राचीन मंदिर भी है। तो सबसे पहले हम उनसे इसी के बारे में जानते हैं जो उनके क्षेत्र का एक बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा व्यस्त कार्यक्रम है। गोविंद जी, मुझे बताइए, क्योंकि हमने सुना है कि ये जो परियोजना सड़क की है बड़ी महत्वपूर्ण, प्रतीक्षित और कई चुनौतियों से गुजर के, मंजूरियों से गुजर कर आज अंजाम तक पहुंची। सर जी, महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब से देश स्वतंत्र हुआ तब से, जब पूरे कलेक्ट्रेट, संघ, ब्लॉक, तहसील का गठन हुआ तब से हमारे विधानसभा क्षेत्र का ब्लॉक ऑफिस, तहसील और जनपद, जहां हर आदमी के लिए करीब करीब जाना पड़ता है, वहां जाने के लिए कोई सीधा मार्ग नहीं था। अभी जहां हम जा रहे हैं जालंधर एरिया है, जालंधर, जरुआ खेड़ा, किशनपुरा, करीब करीब 25 से 30 गांव उस तरफ ऐसे हैं जो पूरे घूमकर वहां से घूमते हुए सागर आते हैं, सागर के बाद फिर राहतगढ़ जाते हैं। और उनके लिए करीब 100 किलोमीटर का चक्कर पड़ता है। चौकी से करीब 7 गांव फॉरेस्ट में होते हुए गुजरेंगे और फिर वो जाएंगे जालंधर। जालंधर माने जालंधर से जहां वो 25 गांव जुड़ते हैं, तो वो 25 गांव के लोग सीधे आज जुड़ेंगे चौकी, और चौकी से उनको राहतगढ़ पहुंचने में लगेंगे बहुत से बहुत 20 मिनट, और चौकी तक आने में लगेंगे 20 मिनट। माने आप समझिए 40-50 मिनट में वो पूरा का पूरा अपने ब्लॉक, जनपद और तहसील पहुंच जाएंगे। इसकी मांग लगातार चलती रही। सुर्खी विधानसभा में जो भी नेता बना, मंत्री बना, विधायक बना, एक ही मांग थी कि जालंधर चौकी मार्ग बनाया जाए, लेकिन नहीं बन सका। प्रयास और लोगों ने किए होंगे, लेकिन मैंने प्रयास किए। मुझे आज खुशी है कि उस प्रयास सफल हुआ है। काफी इसमें जो अनुमतियां, मंजूरी मिलने की जो बात होती है वो काफी चुनौतियां रही होंगी, क्योंकि वन परिक्षेत्र की एक चुनौती बड़ी गहरी होती है। इसके लिए कहां आपने अप्रोच किया? क्या केंद्र सरकार तक बात पहुंची? निश्चित रूप से फॉरेस्ट में अनुमति के लिए बड़ी प्रॉब्लम तो होती है थोड़ी सी। मैंने मध्य प्रदेश में भी प्रयास किया और भोपाल से दिल्ली जो फाइल गई वहां भी प्रयास किया, और लगातार प्रयास का नतीजा है। और मैं समझता हूं कि प्रयास करने से हर काम सफल हो जाता है। तो प्रयास किया मैंने और आज मैं सफल हो गया। ये एक बड़ी उपलब्धि है कि वन परिक्षेत्र में जहां अप्रोच रोड का होना ही अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, वहां अब एक ऐसी सड़क है जहां अधिकतम 35 से 40 मिनट और न्यूनतम 20 मिनट तक आप राहतगढ़ आ जाएंगे, जो कि एक मुख्य क्षेत्र है इस इलाके का, जहां से सागर और भोपाल और तमाम कनेक्टिविटी और सुविधाओं की बात करें तो वो बेहतर हैं। कुछ राजनीतिक सवालों पर मैं आता हूँ। गोविंद जी, किस तरह से आप देखते हैं, अब हम चुनाव में प्रवेश कर चुके हैं और गुजरात में आपने बम्पर जीत हासिल की है, ज़बरदस्त एक रिकॉर्ड बनाया है, और उसी के साथ गुजरात मॉडल की भी चर्चा चल रही है कि बड़ा परिवर्तन करने की एक सोच और दृष्टि हो सकती है। हालांकि गुजरात और मध्य प्रदेश की स्थितियां बिल्कुल भिन्न हैं। मध्य प्रदेश में एक अलग राजनीतिक परिस्थितियां हैं। यहाँ एक मजबूत नेता और स्वीकार्य नेता मुख्यमंत्री के तौर पर हैं। आप जैसे सीनियर और कद्दावर लीडर हैं, फिर भी आप गुजरात और मध्य प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों की तुलना कैसे करते हैं, और क्या आपको लगता है कि किस तरह की रणनीति से बीजेपी आगे बढ़ेगी? गुजरात चुनाव में मैं स्वयं 5 दिन रहा हूँ। मुझे कुछ विधानसभाओं का प्रभार संगठन ने दिया था। मैंने वहां जाके देखा कि जो गुजरात मॉडल की चर्चा हम करते हैं, तो गुजरात मॉडल की चर्चा करना मैं समझता हूं बहुत ही सही है। गुजरात मॉडल को लेकर जो प्रदेश चलेगा वो बहुत आगे निकल जाएगा। आज वहाँ गांव-गांव में सड़कें हैं, बिजली है, स्कूलें हैं, अस्पताल हैं। मैं तो कई गांव में दौरा करने गया तो मैंने पूछा जो प्रत्याशी था कि भाई गांव कब आएगा, तो उसने कहा यही तो गांव है। हाँ, गांव में मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े मॉल हैं, गांव में अस्पताल है, गांव में सड़कें हैं, गांव में ऐसा लगा जैसे शहर जैसा माहौल है, एक कस्बे जैसा माहौल है।
तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री रहे होंगे और मुख्यमंत्री रहते हुए जो उन्होंने काम किए, जो विकास का पहिया मोदी जी के समय घूमा, वो पहिया आज भी दौड़ रहा है। इसलिए हम गुजरात मॉडल की चर्चा करते हैं और मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश भी हमारा गुजरात मॉडल पे ही काम कर रहा है। विकास में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। विकास में शिवराज सिंह चौहान जी हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ चुनाव मूड में तो हम लोग आएंगे। अभी चुनाव के लिए करीब 12 महीने करीब हैं, लेकिन निश्चित रूप से मानिए भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा चुनाव के मूड में ही रहती है। यहाँ तो एक चुनाव होता है और हम देखते हैं दूसरे दिन चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है। तो सरकार और संगठन पूरे तरीके से तैयार है और हम चुनाव लड़ेंगे और ताकत से फिर सरकार बनाएंगे। जो गुजरात का राजनीतिक मॉडल रहा गोविंद जी, जिसके तहत उन्होंने 22 कैबिनेट मंत्री जो थे उनको टिकट नहीं दिया, पूर्व मुख्यमंत्री को टिकट नहीं दिया, वो एक अलग बात है। मैं फिर कहूंगा कि मध्य प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियां एकदम भिन्न हैं और मध्य प्रदेश में शिवराज जी के रूप में एक ऐसे लीडर हैं जिनकी एक्सेप्टेंस बड़ी मजबूत है। ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, जैसा आपने कहा, संगठन बहुत मजबूत है। आप जैसे लीडर्स हैं जिनकी एक्सेप्टेंस लंबे समय से मध्य प्रदेश की राजनीति में और अपने रिस्पेक्टिव रीजन बुंदेलखंड में है। फिर भी आपको क्या लगता है कि क्या मध्य प्रदेश में इस बार का मॉडल ऐसा होगा कि जिनकी भी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, ऐसे लोगों के बारे में, हालांकि ये हाईकमान का आपकी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का विषय है, लेकिन आप इस पर कुछ कहना चाहें? देखिए शरद जी, मैंने तो गुजरात के विकास मॉडल की चर्चा की है। विकास मॉडल को हमें अपनाना चाहिए और मैं क्या, पूरे देश में जो गुजरात के विकास मॉडल को अपनाएगा वो बहुत आगे जाएगा। जहां तक आपने अन्य बातें करी तो ये संगठन का मामला है, केंद्रीय नेतृत्व का मामला है, प्रदेश नेतृत्व का मामला है। वो क्या करता है क्या नहीं करता उसके ऊपर है। फिलहाल तो हमारे सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं। परफॉर्मेंस जो है पार्टी भी देखती है, सरकार भी देखती है, उनके दिमाग में क्या है, क्या रिपोर्ट जा रही, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन मैं तो संगठन पर न जाके विकास में जा रहा हूँ और विकास में गुजरात मॉडल को अपनाना बहुत महत्वपूर्ण है। तो विकास मॉडल गोविंद जी का कहना है कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर मैं आपकी स्ट्रेंथ, बीजेपी की ताकत की बात करूं मध्य प्रदेश में, 14 महीने हटा दें तो 18 साल से आप 18-19 साल से आप मध्य प्रदेश में हैं। मुझे बताइए कि 2023 में अगर आप करेंगे ही दावा मजबूती से कि आप फिर सरकार बनाने जा रहे हैं, तो उसका आधार आपकी दृष्टि में क्या है? विकास मॉडल की तो बात आपने की, और क्या स्ट्रेंथ आप देखते हैं? देखिए, हर जनता चाहे सरकार से अपेक्षा करती है उससे काम हो। आज मध्य प्रदेश में विकास की बात भी हम कर लेते हैं कि विकास की बात तो करना पड़ेगी। ये वही सड़कें हैं जहां आप दौड़ रहे हो। आज आपका इंटरव्यू हमारी कार में हो रहा है। क्या दिग्विजय सिंह सरकार में आपका इंटरव्यू कार में हो पाता? आपकी गाड़ी कहीं जाती, कैमरा कहीं जाता, मैं कहीं जाता। ये पूरे मध्य प्रदेश ने देखा है सड़कों का कितना बुरा हाल था। बिजली का ये हाल था। गांव-गांव में एक नारा चल गया था कि जब तक रहेगा दिग्गी जलती रहेगी डिब्बी। न बिजली थी, न सड़कें थी, न पानी था। आज देखिए गांव-गांव में सड़कें हैं। गांव-गांव में, शहर में तो है, गांव-गांव में सड़कें हैं। बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी सुधरी है और पानी हर गांव में मैं अभी चल रहा हूँ आपके साथ में, गांव में घोषणा करूंगा, हर गांव में नल जल योजना लग रही है और नल जल योजना में टोटी लगकर हर घर के सामने पानी दिया जाएगा। ये जीवन में कभी गांव के आदमी ने सोचा ही नहीं था कि शहरों में होता था ऐसा कि हमारे घर के सामने टोटी लग के पानी आएगा। तो पानी है, बिजली है, सड़क है, ये हो गई। अब गांव में अस्पताल हैं, स्कूल हैं। ये विकास शिवराज सिंह की सरकार का है। अब आगे आइए व्यक्तिगत लाभ पर। किसान का सम्मान किसी ने किया? आज तक नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसानों को 10,000 रुपया उनके सम्मान में खाते में डालती है। 6,000 शिवराज डालते हैं प्रधानमंत्री जी और 4,000 हमारे मुख्यमंत्री डालते हैं। आप व्यक्तिगत जाओ तो कांग्रेस सरकार में 12,000 कुटी बनती थी प्रधानमंत्री आवास। आज हमारी सरकार में 2.25 लाख रुपया हम कुटी के लिए दे रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास को दे रहे हैं। 5 लाख रुपया तक का आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं। बच्ची पैदा होती है, पैदा से लेके शादी तक का खर्चा हम उठा रहे हैं, पढ़ाई खर्चा हम उठा रहे हैं। हर व्यक्ति को संबल कार्ड है, जीवन से लेके मृत्यु तक का पैसा हम दे रहे हैं। तो सरकार व्यक्तिगत काम भी कर रही है, विकास के काम भी कर रही है, हर मॉडल जनता के सामने। और जनता यही चाहती है कि जिस सरकार को हम वोट दें, जिस व्यक्ति को हम वोट दें, वो काम करे।
तो आज यही हो रहा है और काम से जनता संतुष्ट है। कांग्रेस कुछ भी कहती रहे, मध्य प्रदेश में सरकार उसके लिए बहुत दूर की खड़ी कौड़ी है। आपके बुंदेलखंड से ही मध्य प्रदेश की जो पूर्व मुख्यमंत्री रही, सीनियर बीजेपी लीडर हैं उमा भारती, वो नशाबंदी की बात बड़ी ताकत से उठा रही हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी जिस तरह के मॉडल की बात की है वो धीरे धीरे नशाबंदी की तरफ बढ़ने जैसा प्रतीत इसलिए होता है कि वो उसको कहीं ना कहीं डिस्करेज कर रहे हैं कि हम नई शराब की दुकानें नहीं खोल रहे हैं जो पॉलिसी में हमने रखी है। और हमने ये भी सुना है कि हुक्का लाउंज जो है इसके खिलाफ जो आने वाला विधानसभा का सत्र है, कोई विधेयक भी लाया जाने वाला है बंद करने के लिए हुक्का लाउंज को। आप कैसे देखते हैं उमा जी की इस मांग को? और क्योंकि रेवेन्यू का एक बड़ा सोर्स भी है तो एक उलझन हमेशा रहती है शराबबंदी को लेकर। देखिए, उमा जी की मांग मैं समझता हूँ जायज है, लेकिन कोई भी जो सिस्टम बरसों से चल रहा हो उस बरसों के सिस्टम को एकदम बंद नहीं किया जा सकता। और जहां जहां शराबबंदी हुई है वहां शराबबंदी के अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं, लेकिन वहां शराब ब्लैक में बिक रही है, लोग पी रहे हैं, ये परिणाम भी सामने आ रहे हैं। मैंने सब जगह देखा है। आज बिहार में बंद है, और बिहार में जाके देखो, आप गुजरात में जाके देखो, कहीं ना कहीं 19-20 तो होता है। तो हमारा सोचना ये है कि हम नई दुकानें ना खोलें, नई दुकानें हमने नहीं खोली। हम अनावश्यक रूप से जहां दारू शराब इनलीगल बिक रही है उसे पकड़ें। आज हर गांव में दारू पकड़ी जा रही है, कड़ी सिस्टम बना दिया है। और आपने खुद कहा हुक्का बंद करने के लिए हम पॉलिसी ला रहे हैं। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी का सोच है कि शराब पर हम नियंत्रण करेंगे, पर धीरे धीरे करेंगे। और ये निश्चित है कि आगे चल के इस पर विस्तृत चर्चा होगी और जो सबका मत होगा उसमें मत सरकार का भी होगा। बुंदेलखंड की तरफ मैं आऊं तो रिसेंटली अभी गौर जयंती का एक बड़ा भव्य कार्यक्रम था। बुंदेलखंड में सिंचाई सुविधाओं के लिए भी बात बहुत महत्वपूर्ण तरीके से चल रही है और उसके लिए नदियों का जो मिलन है उसकी तरफ भी बढ़ने की बात है, उसको लेकर भी पैक्ट हुआ। बुंदेलखंड में विकास की बयार, क्योंकि बुंदेलखंड एक ऐसा अंचल है मध्य प्रदेश का जहां कई चुनौतियां भी हैं। कैसे देखते हैं आप बीजेपी रिजिम में बुंदेलखंड के विकास को? देखिए, कांग्रेस टाइम पे तो विकास बहुत ज्यादा नहीं हुआ। हमारे बुंदेलखंड का मुख्यालय मान लो सागर है, सागर संभाग है। तो जो भी सागर आते थे लोग वो कहते थे सागर एक बड़ा कस्बा है। उन्होंने सागर को शहर भी नहीं माना, जबकि सागर डिवीजन है, कमिश्नरी है। आज आप सागर में घूमिए तो एक साल बाद आपको फिर बुलाएंगे हम। आज सागर में सड़कें हैं, सागर का जो ड्रीम है तालाब सकौड़ में तालाब का काम हो रहा है। सागर में ही नहीं, सागर हो, सागर का दमोह हो, टीकमगढ़ हो, छतरपुर हो, पन्ना हो, हर जगह विकास हो रहा है। वो विकास का शरद जी मुख्य मैं समझता हूँ माध्यम है सड़क। अगर सड़क नहीं हो तो उद्योगपति नहीं आएगा, सड़क नहीं हो तो मास्टर नहीं जाएगा, सड़क नहीं हो तो डॉक्टर नहीं जाएगा, सड़क नहीं हो तो व्यापार, सड़क नहीं हो तो कोई कुछ नहीं जाता, जाना पसंद नहीं करता। और सड़कें खराब हो तो कोई नहीं जाता। आज सड़कें इतनी अच्छी हुई हैं पूरे बुंदेलखंड में, तो उससे लोगों ने यहाँ आना शुरू किया। आज पानी की देखें, आज तो बुंदेलखंड में पानी की पर्याप्त व्यवस्था है, पर्याप्त नहरें आ रही हैं, पर्याप्त डैम बन रहे हैं। तो ये सड़क, पानी, बिजली ये मुख्य गांव के लिए भी है और अंचल के लिए भी है। तो बुंदेलखंड अब तरक्की की ओर बढ़ रहा है और प्रगति हुई है। बुंदेलखंड के लोग मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की 18 साल की सरकार में काम हुए हैं। मध्य प्रदेश सरकार का भी दावा है कि बेरोजगारी की दर जिन राज्यों में देश में सबसे कम है, मध्य प्रदेश उसमें शामिल है। रोजगार, स्वास्थ्य और उद्योग, ये 3 एजेंडा मुख्यमंत्री शिवराज जी भी कहते हैं कि उनकी टॉप प्रायोरिटी पे है। आपको लगता है कि मध्य प्रदेश का फोकस बीएसपी के बाद, बिजली, सड़क, पानी के बाद अब उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा इस पर है? निश्चित रूप से है। देखिए, शिक्षा के लिए हम सीएम राज स्कूल पूरे देश में मिसाल बनेगी। हर गरीब का बच्चा अब उस स्कूल में पढ़ सकता है जिसकी कल्पना उसने कभी नहीं की थी। प्राइवेट स्कूल में 25 से 50 हजार रुपये खर्चा आता है, 1 लाख खर्चा आता है। अब यहाँ हम पढ़ाई फ्री करेंगे, छोटी सी पैसे में पढ़ाई, गाड़ी देंगे, उसके लिए बसों की व्यवस्था करेंगे, उसके लिए स्मार्ट क्लास होगी, खेलने के मैदान होंगे, सारी व्यवस्था हम करने वाले। तो सीएम राज जो कल्पना है सीएम साहब का वो पूरा होने जा रहा है।
दूसरा हम देखें रोजगार के लिए हमने लोगों के लिए स्वावलंबी बनाया है, अपने बेरोजगार युवाओं को खुद के बिजनेस में लगाया है और आज लाखों लोग छोटा छोटा व्यवसाय करके अपने पांव पे खड़े हैं। अभी हम 1 लाख नौकरियां निकालने वाले हैं, वो भी हमारे बेरोजगार छात्रों के लिए। उद्योग की बात कर रहे हैं तो छोटे छोटे उद्योग लगी रहे हैं और जहां जहां आवश्यक है वहाँ उद्योग की बात चल रही है। बहुत से लगे भी हैं, कुटीर उद्योग भी हैं, छोटे उद्योग भी हैं, बड़े उद्योग भी हैं, उन पर विचार चल रहा है। जी, सिंधिया जी की भूमिका आप कैसे देखते हैं आगे, क्योंकि एक बहुत ही मास अपील वाले वो लीडर हैं, बड़े एनर्जेटिक लीडर हैं और ऐसा माना भी गया है कि अगले चुनाव में, जिसमें अब ज़्यादा समय नहीं है, अगर वो एक ऐसी भूमिका में रहते हैं कि जिस भूमिका में लगातार सभाएं, रैलियां, ये भी हालांकि संगठन का विषय है, लेकिन आपको लगता है कि शिवराज जी के साथ, जैसे मोती माधव की जोड़ी एक समय कहलाती थी मध्य प्रदेश में, तो शिव ज्योति एक्सप्रेस दौड़ेगी इस चुनाव? देखिए, निश्चित दौड़ने से फायदा होगा, क्योंकि पिछला चुनाव जो लड़ा गया था वो सबको मालूम है कि सिंधिया जी के नाम पर लड़ा था कांग्रेस पार्टी ने। और सिंधिया जी एक बहुत ही मेहनती नेता है और जैसे मेहनती नेता हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मैंने तो अपने जीवन में कहीं नहीं देखा कि सुबह 6 बजे मीटिंग कर रहे हो। तो शिवराज सिंह जी ने सुबह 6 बजे भी हम लोगों की मीटिंग की, अधिकारियों की मीटिंग की। कुछ लोग तो पहुंचते आंखें मीटते हुए पहुंचते, मैं स्वयं सोचता था कि 6 बजे मीटिंग पहुंचना बड़ी बात है जी। तो वो भी मेहनती है। हमारे नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बड़े मेहनती हैं और दोनों का जनता में स्वीकार्यता है। तो दौड़ेंगे तो निश्चित रूप से अन्य नेता भी काम करेंगे, अन्य नेताओं से फायदा होगा, लेकिन इनके निकलने से फायदा निश्चित रूप से तय है। इन दिनों कांग्रेस भी दौड़ने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, उनके साथ कई नेता दौड़ते भी नजर आते हैं, तेज तेज कदम ताल मिलाते भी नजर आते हैं। कैसे देखते हैं आप भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी की इस कोशिश? मेरा जहां तक सोचना है कि राहुल गांधी जी ने अपनी यात्रा का नाम गलत रखा। भारत जोड़ो नहीं, राहुल जी को रखना था यात्रा का नाम भारत देखो यात्रा, क्योंकि हम चाहते हैं राहुल जी को मैं समझता हूं कि राहुल जी को देखने का बहुत शौक है, बहुत दिन से वो देख रहे हैं भारत के लिए। तो अब वो जो निकले हैं पूरे भारत में, तो वो देखते कि उनके कांग्रेस के जमाने का भारत क्या था, आज मोदी जी की सरकार का भारत क्या है, पूरे भारत में कितना डेवलपमेंट है, आज भारत कहां से कहां पहुंच चुका है। आज जिन सड़कों में वो आ रहे हैं, उन सड़कों पे वो समय शायद पहले वो आए नहीं आए मुझे नहीं मालूम, पर उन्हें याद करना चाहिए वो दिन कि क्या सड़कें थी, क्या सुविधाएं थी, वो सब चीजें देखना चाहिए। तो राहुल जी को भारत देखना चाहिए, अभी भी समय है। अब वो नाम बदल के रख दें भारत देखो यात्रा, भारत को देखें, समझो, इसके बाद वो पार्टी में क्या करना है वो चिंतन मंथन करें। जी जी, 1-2 सवालों के साथ मैं बातचीत को विराम दूंगा। कांग्रेस के साथ बड़ा नजदीकी मुकाबला हुआ था बीजेपी का पिछले चुनाव में। इस बार भी ऑब्जर्वर्स मान रहे हैं कि मुकाबला आसान नहीं है और चुनावी लड़ाई कभी आसान होती भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्या देखते हैं कि अगर पिछली बार किसान कर्ज माफ़ी के घोड़े पर बैठकर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सत्ता सिंहासन की तरफ कदम बढ़ाए थे, तो इस बार अगर आप ये कहते हैं कि कांग्रेस वहां पहुंचने की तरफ उसके इरादे पूरे नहीं होंगे, तो आप क्या देखते हैं अपोजिशन में ऐसी चीजें जिनकी वजह से आप ये दावा करते हैं कि वो इस बार पिछली बार की तरह वहां नजर नहीं आएंगे? देखिए, चुनाव तो छोटा हो बड़ा कोई भी सरल नहीं होता। चुनाव गुजरात में जो हमने देश में पहली बार 7वीं बार सरकार बन रही है और देश में पहली बार इतनी बहुमत से सरकार बन रही है, वहां भी चुनाव जैसा ही लड़ा गया। प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर अमित शाह जी से सबने मेहनत की, तो मेहनत यहाँ भी होगी, मेहनत के बाद सफलता भी निश्चित होगी। लेकिन मैं ये देख रहा, मैं उस समय कांग्रेस पार्टी में था, हम लोगों ने तय किया था, मैं मैनिफेस्टो में भी था, मैं घोषणा समिति में भी था, हम लोगों का ये होता था कि जैसे भी हो, जो घोषणा करना है कर दो, जो सुविधा देना है दे दो, जो कर्ज माफी घोषणा है कर दो, करेंगे नहीं करेंगे देखेंगे, अच्छा, एक बार सरकार बन जाए बस जी। तो ये सोच कांग्रेस पार्टी कर रहा है। देखिए, सरकार बन गई, सरकार बनने के बाद क्या हुआ, कर्जा माफ तो हुआ नहीं,
कर्जा माफी की इतनी मीटिंग कमलनाथ जी ने की, एक बार कर्जा माफ की साइन किए, उसके बाद जो कर्जा माफ था वो आज तक नहीं हुआ। किसान जानता कर्जा माफ नहीं हुआ। युवाओं से कहा था कि हम तुमको 4 से 5 हजार रुपया भत्ता देंगे बेरोजगारों को, एक भी बेरोजगार युवा को भत्ता नहीं मिला, पैसा नहीं मिला। तो ऐसे ही कल्पना फिर हो रही है भारत कांग्रेस पार्टी में। तय हो रहा है कि जितनी झूठी घोषणाएं कर दो, एक बार सरकार बन जाए फिर देखेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को सोचे कि नहीं, हमें सरकार में रहना है, सरकार में फिर आना है, हम उतना बोलेंगे जितना हम कर सकें। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की तरफ ध्यान खींचा है। आप जो है गुजरात और हिमाचल में बहुत उल्लेखनीय नहीं कर पाई, उस पर भी आरोप लगता है कि वो रेवड़ियां बांटने का एक आरोप लगता है। क्या आपको लगता है कि अब ये चीजें जनता समझ रही है, जो गुजरात में और हिमाचल में उसका वो प्रेजेंस नहीं था जो एमसीडी में, दिल्ली में सरकार के तौर पर और पंजाब में रहा? देखिए, झूठ बोलना और रेवड़ियां बांटना जनता समझती है, कितना कर पाओगे कितना नहीं कर पाओगे। आज हम कहते हैं हम आसमान से तारे तोड़ लाएंगे, तो जनता जानती कर ही नहीं पाओगे। इससे घोषणाएं वो करो जो कर सको। परिवहन मंत्री के तौर पर आप क्या नवाचार और क्या नई चीजें देख रहे हैं मध्य प्रदेश में? क्योंकि सड़कों पर नई गाड़ियां हैं, बेहतर सड़कें हैं, तेज रफ्तार है, चुनौतियां बहुत हैं, आपने कई कड़े फैसले भी किए हैं। देखिए, परिवहन हो या राजस्व, 2 महकमे हमारे पास है, हमने दोनों में काम किए हैं। परिवहन में भी बहुत सारे नवाचार हुए हैं। हमने आज आरटीओ ऑफिस के चक्कर लगाना पड़ते थे लोगों के लिए, पहले हमने आधे से ज्यादा सेवाएं ऑनलाइन कर दी। अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत चीजें घर बैठे होने लगी हैं। और हम कुछ दिन बाद ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि हर काम ऑनलाइन हो, घर हो, आरटीओ के चक्कर लगाने नहीं पड़े। हमने बच्चियों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस फ्री बांटे हैं। हम अभी फिटनेस सेंटर लगाने वाले हैं, गाड़ी फिट हो, रोड पर चलें। हम ड्राइवरों के ट्रेनिंग की सुविधा की दृष्टि से कुछ प्लान कर रहे हैं कि अच्छे ड्राइवर निकलें ताकि एक्सीडेंट में कमी आए। हम रेडियम टेप लगाने वाले हैं, रिफ्लेक्टिव टेप लगाने वाले हैं हर गाड़ी के पीछे, ट्रैक्टर के पीछे। हम देखते हैं कई गाड़ियों के एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो बहुत सारी योजनाएं हमारी हैं जो हम लगाने वाले हैं। राजस्व में देखिए, हमने बहुत सारी सुविधाएं फ्री कर दी। आज साइबर तहसील का हम जो कल्पना की है, साइबर तहसील जो हम लाए हैं, पूरे देश में पहली बार है जो साइबर तहसील मध्य प्रदेश खोली हमने। इसमें अविवादित नामांतरण जो है ना, उस निपटाने के लिए आदमी को पूरे देश से कहीं आना नहीं पड़ेगा तहसील में, वो घर बैठे कर लेगा। हमने डाइवर्सन फ्री कर दिया। एक जमाने में डाइवर्सन को आप समझते कितना कठिन काम था, पटवारी, RI, टाउन प्लानिंग। अब तो घर बैठे ऑनलाइन आप अपना लैपटॉप से अपना डाइवर्सन कर लो। हमने बहुत सारी चीजें की हैं दोनों विभाग में। जो नवाचार किए हैं वो नवाचार कई सालों में नहीं हुए और अभी नवाचार जारी है। जी, बहुत धन्यवाद गोविंद जी, और आपकी भावी राजनीतिक यात्रा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये थे मध्य प्रदेश के परिवहन और राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी। खास मुलाकात में इतना ही, अगली बार एक और खास शख्सियत से फिर रूबरू होंगे इस कार्यक्रम में। अनुमति दीजिए, नमस्कार।